नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना कि इसमें से बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके 5 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर में से आना ही आना होता है। और इसके अलावा इस वीडियो में मैंने 1 मार्क्स के, 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो है टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए तो आप इस वीडियो को 1.5x या फिर 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आप उसमें देखोगे, आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि इस टाइम पर टाइम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम समय में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर सकें। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं उनका भी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया है। वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप सारे चैप्टर का वीडियो आप लोग देख डालो। अब हम अपना शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ से। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि नेम द पार्ट एक्स एंड वाई ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट गिवन बिलो। आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ जो कि एनसीईआरटी में भी सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन एनसीईआरटी में सब कुछ बताया गया है कि यहाँ पे क्या है। ये आपका जो कोडिंग स्टैंड हो गया, आपका ये क्या है, टर्मिनेटर हो गया। तो इस वजह से हमारा क्या हो गया, एक्स तो है यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड और वाई है आपका टर्मिनेटर। तो ये सिंपल आंसर हो गया, क्योंकि 1 मार्क्स में ज़्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं होता है, एक ही लाइन में हमारी पूरी की पूरी जो आंसर को हम आसानी से लिख पाते हैं। फिर इसके बाद है आपका AUG का डुअल फंक्शन आपको बताना है। आपको पता है कि AUG के 2 काम होते हैं। एक तो AUG कोड करता है मिथ्योनिन अमीनो एसिड्स के लिए कोड करता है, साथ ही ये इनिशिएटर कोडोन पर भी एक्ट करता है। मतलब कि ये एक तरह से इनिशिएटर कोडोन की तरह वर्क करता है कि मान लो कहीं पर भी कोई भी, मान लो अगर DNA है, उस DNA से जो है RNA का फॉर्मेशन करना हो तो जहाँ पर अगर AUG दिखेगा ना, इसके बाद से ही आगे जो है भी है चीज़ लिखी हुई है उसी को ही वो कोड को पढ़ पाएगा। तो ये इनिशिएटर कोडोन की तरह भी करता है और मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है। इसका तो क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट विच ह्यूमन क्रोमोजोम। आपको ह्यूमन क्रोमोजोम का बताना है कि कौन से ह्यूमन क्रोमोजोम नंबर पे मैक्सिमम जीन होता है और किस पर आपका सबसे कम जीन होता है। सबसे मैक्सिमम जीन होता है क्रोमोजोम 1 पे और मिनिमम होता है क्रोमोजोम 22 पे। इसे आप एज इट इज बस याद कर लो, अगर आ गया तो पट से लिख दोगे, वरना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपके MCQs आ जाते हैं। इन ए DNA स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाई। आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड अगले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा रहता है, ऐसे कर करके बिल्कुल एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन बन जाता है। तो ये कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहता है? इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक पॉली न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। फिर 5th है, RNA इज द जेनेटिक मटेरियल। कि RNA किस ऑर्गेनिज्म में गिवन बिलो में किस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो DNA तो हमारे ह्यूमन में और जितने भी लगभग प्लांट के अंदर हो गए, डाइकोट प्लांट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, जितने भी एनिमल्स हो गए, सभी के सभी अंदर होते हैं। DNA जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। लेकिन वायरस के अंदर जो होता है आपका क्या होता है, आपका RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आपका आ गया टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह करता है। मतलब RNA वहाँ पर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो है ट्रांसफ़र करवाता है। 6 है, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA। की DNA के कोडिंग स्ट्रैंड में आपका जो है ATG लिखा हुआ है, देन द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन mRNA। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन होता है, एक तो होता है टेम्पलेट स्टैंड, एक होता है कोडिंग स्टैंड। यह है आपका टेम्पलेट स्टैंड और यह है कोडिंग स्टैंड। जो चीज़ कोडिंग स्टैंड पे लिखा रहता है बिल्कुल सेम ही आपका RNA बनेगा। मतलब अगर आप ये आपका RNA है ना, तो जो चीज़ कोडिंग पे लिखा हुआ है वही चीज़ RNA पर लिखा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ जहाँ जहाँ भी अगर T लिखा होगा तो RNA में उस जगह पर U आ जाएगा। ठीक है, ये है सिंपल कोडिंग स्ट्रैंड और जो RNA का फॉर्मेशन होता है उसके बीच में रिलेशन। लेकिन टेम्पलेट स्ट्रैंड और जो RNA में होता है वो आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। मतलब मान लो अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड में A लिखा हुआ है तो आपका RNA में बन जाएगा आपका T, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड में अगर आपका जो है, सॉरी यहाँ पे T तो बनेगा नहीं, वहाँ बनेगा U। मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है G, टेम्पलेट स्ट्रैंड में लिखा हुआ है G, तो RNA में वहाँ पर आपका बनेगा C। लेकिन
यही बात अगर जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड में लिखा हुआ है जी, तो वहाँ पर आपको आरएनए में भी जी ही देखने को मिलेगा। ये होता है थोड़ा सा रिलेशन जो कि आपको मैंने अच्छे से बता दिया। तो कोडिंग स्ट्रैंड जैसा है बिल्कुल एच डी होगा, सिर्फ टी की जगह यू होगा। ये किसके अंदर है, ए यू 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 यू, तो ये हो गया सी जी ए यू जी, और यहाँ ए टी जी, तो टी की जगह यू आ गया, तो इसका आंसर हो गया डी। तो कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए का हम इसी तरह से पता करते हैं। इसके बाद 7 है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट विच, जो कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, जबकि डीएनए से आरएनए बनाना होता है, यह आपका पूरा का पूरा डीएनए है, इससे हमें जो है सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल बनाना है, तो सबसे पहले वो कहाँ पर जा कर के बाइंड करता है, मतलब सबसे पहले जो है किस जगह पर जाकर के बाइंड करेगा। तो उसमें आपको जो है, अगर आप वहाँ पर एनसीईआरटी में जाओगे ना, तो एनसीईआरटी में वहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर भी बना करके दिखाया गया है, जो कि आपका जो पहला स्ट्रक्चर था बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला जो स्ट्रक्चर है आपको वहाँ पर भी देखने को मिलता है। और अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, प्रोमोटर, रेगुलेटर, रिसेप्टर, इन्हेंसर। लेकिन कोई भी चीज़ किसी को प्रमोट करता है, मतलब अपनी तरफ बुलाता है कि हाँ भाई मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ कि हाँ तुम बिल्कुल पास हो जाओ। जैसे कि अगर हम स्कूल में भी क्या कहते हैं कि हमने तुम्हें प्रमोट कर दिया ताकि तुम अपने पास हो सको, तो वही यहाँ क्या होता है, शुरू में आपका लगता है प्रमोटर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोमोटर। प्रोमोटर से इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हमारे पास। आपको कंप्लीट करना है ए बी सी डी, क्या आएगा, जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने 2 स्ट्रेन लिया था, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। एस का मतलब स्मूथ, आर का मतलब रफ। स्मूथ मतलब को है ये बीमारी करेगा, रफ मतलब बीमारी नहीं करेगा। अब हम देख लेते हैं फटाफट। एस स्ट्रेन चूहे में इंजेक्ट कर दिया, मतलब कि चूहा जो है मर गया, डाई हो गया, स्मूथ था। आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, तो आर जो है डिजीज़ कॉज नहीं करता है, तो चूहा बचा रहा। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा अलग इन्होंने काम किया। इन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया, उसके बाद माइस में इंजेक्ट किया। मतलब एस जो है वो बीमारी तो करता था, लेकिन हमने इसे गर्म कर दिया। गर्म करने के कारण इसके अंदर की कैपेसिटी ख़त्म हो गई। फिर हमने जब इसे इंजेक्ट किया तो चूहा जिंदा रहा। लेकिन अगली बार एस स्ट्रेन को हमने हीट किल किया, आर स्ट्रेन को हमने जिंदा रखा, उसके बाद हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, वहाँ पर चूहा मर गया। इसी से ही क्या हुआ, उन्हें पता चला कि डीएनए ही आपका जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह, मतलब उन्होंने कहा कि कुछ तो एस के पास ऐसा था जिसने आर को एस बना दिया। मतलब कि यहाँ पे एस तो हमने हीट किल कर दिया, आर तो जो है आपका डिजीज कॉज करता नहीं, लेकिन जब हमने दोनों को मिलाया तो उन्होंने जो है चूहे का किल कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि एस के पास कुछ तो ऐसा था जो हीट करने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, और उसने आर को फिर एस बना दिया, जिंदा एस बना दिया, और जिसके कारण कि चूहा मर गया। तो यही था आपका, हमने इसे फटाफट से फिल कर दिया। इसके बाद सेकंड है मेंशन एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो आपको पता होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे कि अगर आप टीवी वगैरह में भी देखते होगे, वहाँ पे क्या होता है कि जी बिल्कुल कहते हैं कि हाँ जी ये मेरा पेरेंट्स है, ये मेरे पेरेंट्स है। कि कई सारे जो कोई अमीर पेरेंट रहता है तो कई सारे बच्चे कहने लग जाते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो उस केस में क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। उससे पता चल जाता है कि हाँ कौन जो है किसका जो है असली जो है वारिस है और कौन में ही मतलब इसका पिता है। तो वो आपका हम फोरेंसिक लेबोरेटरी में इसका यूज़ करते हैं। क्रिमिनल को ही पता करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अपना वही हो गया कि किसी का ने डेथ कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, वहाँ पे उसके जो है सीआईडी वगैरह में देखते होगे, वहाँ पे एक बाल को ही लेकर के वो पूरे के पूरे काम में लग जाते हैं कि हाँ भाई इस बाल में क्या है, तो उसकी पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। उसके बाद जो उस पर भी शक होता है उससे बुलाया जाता है, फिर उससे मैच करवाया जाता है कि हाँ किसके साथ वो मैच कर रहा है, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। साथ ही जो बायोलॉजिकल पेरेंट की कौन किसके पिता है या फिर कौन किसका बेटा है, इस तरह से हम इसे पता करवा सकते हैं। और आपका जो है इस तरह से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी 3 लिख दो, 2 लिख दोगे आपका काम बन जाएगा। इसके बाद है थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोगमा। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में सेंट्रल डोगमा से आप लोग क्या समझते हैं। सेंट्रल डोगमा को ना वो
क्रिक ने दिया था। सेंट्रल डोग्मा को किसने दिया था? क्रिक ने। तो यहाँ तो सिंपल है, तो सेंट्रल डोग्मा का मतलब है कि डीएनए जो है वो किस किस तरह से जाता है, कि मतलब हमारे बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज़ प्रोसेस हैं जिससे कि हमारा बॉडी पूरा तरह से फंक्शन करता है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का फंक्शन प्रोटीन से होता है, लेकिन हमारे बॉडी में है डीएनए। तो डीएनए से ही प्रोटीन का बनना ही एक तरह से सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। मतलब सेंट्रल डोग्मा का सिंपल हो गया, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेंट्रल डोग्मा में क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना, डीएनए से आरएनए बनना, फिर आरएनए से आपका जो है प्रोटीन का बनना। तो ये आपका हो गया सेंट्रल डोग्मा। इसके बाद फोर्थ है, आपको डीएनए रेप्लिकेशन का दिखाना है डायग्राम के साथ कि किस तरह से डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो फॉक है, यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉक हम इसे कहते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। एक आपका स्टैंड ये था, ये आपका स्टैंड ये था, मतलब एक स्टैंड जो है इस तरह से था पूरा डीएनए। बाद में ये डीएनए जो है यहाँ से खुलना चालू हुआ, यहाँ से खुलने के बाद ये जो है इस टाइप से बन गया, उल्टा बाई बन गया। तो अब इस पर भी नया डीएनए बन गया और इस पर भी आपका नया डीएनए बन गया। एक होता है आपका यहाँ पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। मतलब कि जो भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम में होता है। तो यहाँ तो जो लॉन्ग चैन है इसमें तो इधर 3 प्राइम है, तो इस वाले में जो है इधर 3 प्राइम है, तो इसमें तो आसानी से 5 प्राइम से 3 प्राइम होते रहेगा, खुलते रहेगा, होते रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे मान लीजिए ये वाला आपका स्टैंड है, तो पहले तो थोड़ा सा खुला, तो पहले थोड़ा सा खुलने के बाद इतना खुला, तो यहाँ पे जो सिंथेसिस है इस डायरेक्शन में हो गया, जो कि ये रहा। उसका फिर से थोड़ा सा और खुला, थोड़ा सा और खुलने के बाद इतना तो इन्होंने पहले ही सिंथेसिस कर दिया था, अब इसके बाद जो इतना और पोर्शन खुल गया तो फिर से इधर सिंथेसिस हो गया। तो ये आपका हो जाता है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। इसके बाद जो है फिफ्थ है, वाई इज डीएनए नॉट आरएनए, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है ना कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में। वायरस को हम छोड़ देते हैं, तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में आखिर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है। हम यहाँ पे बता देते हैं आरएनए क्यों नहीं है। आरएनए क्यों नहीं है पता चल जाएगा, तो हम कह देंगे कि डीएनए इसलिए है, सिंपल है। OH ग्रुप जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड में आरएनए के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसी के कारण जो होते हैं आरएनए जो है बहुत ही ईजिली जो है डिग्रेडेबल होता है। मतलब आरएनए बहुत जल्दी टूटने लग जाएगा, ब्रेक होने लग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रिएक्टिव है। कहीं भी मिलेगा कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाएगा, कुछ भी काम करने लग जाएगा। लेकिन डीएनए जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। डीएनए इस तरह से कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता, वो जो है वही है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ट्रांसफ़र होता है तो डीएनए एज इट इज़ वैसे ही जाता है। इसी वजह से जो है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में आपका डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, डिस्क्राइब, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट आपको बताने हैं इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि बैक्टीरिया में किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन करने का तरीका होता है सिग्मा फैक्टर से, उस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसमें इनिशिएशन सिर्फ हमें बताना है, हमें टर्मिनेशन नहीं बताना, सिर्फ इनिशिएशन बताना है। इनिशिएशन में प्रोमोटर होगा, प्रोमोटर में एक आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। आरएनए पॉलीमरेज जो है कहता है सिग्मा फैक्टर का होता है। सिग्मा फैक्टर आ करके वहाँ पर शुरू में आपके बाइंड करेंगे। इनिशिएशन फैक्टर कहता है, सिग्मा फैक्टर कहता है, वो आकर के बाइंड करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस का, उसे हम कहते हैं प्रोमोटर, और यही ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। बाद में फिर रो फैक्टर जो होता है पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ख़त्म कर देता है कि हाँ भाई अब हमारा आरएनए बन गया, हमें इतना से लेकर के इतने ही आरएनए चाहिए थे, तो हमने इतना आरएनए निकाल दिया। बाद में यहाँ रो फैक्टर आता है और इसे फिर बाद में यहाँ से ब्रेक कर देता है और हमें फिर यहाँ से एक पूरा का पूरा बढ़िया सा आरएनए मिल जाता है बैक्टीरिया के अंदर। इसका सेकेंड है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द लोकेशन एंड रोल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। आपको प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर के बारे में अच्छे से बताना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ये हमारा प्रोमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये हमारा टर्मिनेटर है जो लास्ट में लगा हुआ है, और ये हमारा आपका प्रोमोटर है, और यहीं से ट्रांसक्रिप्शन का शुरुआत हो रहा है। तो हम एक एक बात जो है हम यहाँ पर आसानी से हमने लिख करके दे दिया है कि प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो प्रोमोटर जो होते हैं वो 5 प्राइम एंड पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे रहा आपका ये 5 प्राइम एंड है,
यहाँ पे प्रोमोटर हम ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर जो नया डीएनए बनेगा ना, नया जो आपका आरएनए बनेगा वो 5 प्राइम का रहेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोमोटर जो है वो 5 प्राइम एंड पे है, और आपका जो स्ट्रक्चरल जीन के बाद जो टर्मिनेटर आ जाता है वो आपका 3 प्राइम एंड पे रहता है, डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पूरा का पूरा आरएनए बनेगा, ये नया जो आरएनए बनेगा, ये आरएनए इधर 3 प्राइम होगा और इधर 5 प्राइम होगा। इसी वजह से हम कह देंगे कि प्रोमोटर तो आपका 5 प्राइम पे है और टर्मिनेटर 3 प्राइम पे है। आप इससे कंफ्यूज मत होना। ओके, इसके बाद थर्ड है स्टेट द कंडीशन व्हेन जेनेटिक कोड इज सेड टू बी, कि हम कब कहेंगे कि जेनेटिक कोड आपका डीजेनरेट है, अनएम्बिगुअस, स्पेसिफिक है या फिर यूनिवर्सल है। इसे आप ये फिर इसके अलावा आपको इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। हम पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं एक एक करके। पहले डीजेनरेट की बात करें तो जेनेटिक कोड जो होता है वो डीजेनरेट होता है। क्यों? क्योंकि कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा जो है कोड किए जाते हैं। तो वो हो गया कि आप देखोगे कि एक ही कोड, जैसे आपका कोई भी ऐसे मान लाइसिन हो गया, तो लाइसिन के लिए ना कई सारे कोड होते हैं जो कि लाइसिन को कोड करता है। अगर अनएम्बिगुअस की बात करें तो जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस एज वन कोडोन कोड फॉर ओनली, उसमें लेकिन एक कोडोन सिर्फ एक के लिए कोड करेगा। अगर AUG मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है तो सिर्फ मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। UUU किसी और के लिए कोड कर रहा है तो वो सिर्फ उसी के लिए कोड करेगा, ना कि किसी और चीज़ के लिए। ये हो गया यूनिवर्सल, मतलब जेनेटिक कोड जो है बिल्कुल यूनिवर्सल है कि AUG जो है बैक्टीरिया में देखो, ह्यूमन में देखो, कहीं भी चले जाओ, AUG मिथ्योनिन के लिए ही कोड करेगा और ये किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करने वाला। तो ये हो जाता है आपका यूनिवर्सल लॉ कि कहीं भी जाओगे AUG कि जेनेटिक कोड जो है वो एक ही चीज़ के लिए, एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ना कि कई सारे अमीनो एसिड के लिए। फोर्थ है आपका कि आपको लेंथ ऑफ डीएनए दिया हुआ यूकैरियोटिक सेल में 2.2 मीटर होता है, लेकिन किस तरह से बिल्कुल ये माइक्रोमीटर डायमीटर वाले सेल के अंदर 2.2 मीटर का पूरा डीएनए जो है उसमें हमने पैक कर रखा है। किस तरह से हमने पैक कर रखा है? तो वो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से हम जो है उससे पूरे के पूरे डीएनए को हमने पैक कर रखा है। यूकैरियोटिक के अंदर जो होता है डीएनए एक रैप होता है, एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है। मैं यही बता देता हूँ, एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है। हिस्टोन ऑक्टामर में आपके जो डीएनए है वो इस तरह से बिल्कुल गोल गोल बाइंड होते हैं। ये जो आपका डीएनए है ये इस तरह से आपका जो है बाउंड हुआ, पीछे से आया, पीछे से निकल गया, फिर यहाँ से गया, फिर इसके बाद जो है अगला जो है ऑक्टामर यहाँ पर रहेगा, फिर वो यहाँ से निकल के जाएगा, फिर वो इसके साथ इस तरह से बाइंड करेगा, फिर अगला हिस्टोन ऑक्टामर रहेगा, इसके साथ ऐसे बाइंड करेगा। हर एक हिस्टोन ऑक्टामर में ना लगभग 200 बेस पेयर डीएनए के इसमें जो है लिपटे हुए रहते हैं। इसी तरह से लिपटने के कारण जो है 2.2 मीटर का भी डीएनए का जो पूरा लेंथ है वो हम छोटे से माइक्रोमीटर के डायमीटर वाले सेल के अंदर भी हमने उसे आसानी से पैक कर रखा है। इसके अलावा जो है आपके H1 हिस्टोन होते हैं जो इसे और डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बिल्कुल और अच्छे से पैक हो सके। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सेल डिवीजन होता है ताकि वहाँ पे जो क्रोमोजोम होते हैं उसकी अच्छे से बिल्कुल पैकिंग हो जाती है, कि पूरा का पूरा जो आप क्रोमोजोम देखते हो वो पूरा का पूरा डीएनए ही है। इसी पूरे डीएनए में जो आपका 2.2 मीटर जो है डीएनए जो है बिल्कुल हर जगह डीएनए इस तरह से बिल्कुल क्वाइल किया हुआ है। हिस्टोन ऑक्टामर है बिल्कुल हर जगह से इस तरह से बिल्कुल पूरा क्वाइल कर करके बिल्कुल हमने बांध रखा है, उसे पैक कर रखा है। ओके, इसके बाद आपके आ जाता है यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ओपेरोन की बात करेंगे कि ओपेरोन क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लैक ओपेरोन जो आपको बताना है एस्चेरिचिया कोलाई में कि किस तरह से जो लैक्टोज जो होते हैं वो प्रोवाइडेड किया जाता है ताकि जहाँ पे भी मीडियम ग्रोथ होता है। हम बात कर लेते हैं फटाफट। ओपेरोन एक तरह से कंट्रोलर होता है जहाँ पे कि पूरे के पूरे जो है कि किसी चीज़ की प्रेजेंस में कोई चीज़ फंक्शन करता है या नहीं करता है, वही होता है। जैसे मान लीजिए सबसे 2 केस इसके अंदर होते हैं, ओपेरोन में 2 केस होते हैं। एक तो वो जबकि आपका इंड्यूसर या फिर लैक्टोज एब्सेंट हो, और एक वो जबकि इंड्यूसर या फिर लैक्टोज जो है आपका प्रेजेंट हो। तो लैक जो होते हैं, जो लैक ओपेरोन होते हैं वो रेगुलर जीन सिंथेसिस ए रिप्रेसर प्रोटीन बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो रिप्रेसर प्रोटीन होते हैं वो ऑपरेटर को जाकर के बाइंड कर देते हैं, ऑपरेटर को बाइंड कर देते हैं, जिससे क्या होता है आरएनए का पॉलीमरेज जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक होने के कारण जो उसका एमआरएनए होता है वो आगे चल करके कोड नहीं कर पाता, लेकिन लैक्टोज में ऐसा नहीं होता। हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, यहीं से आपको पता चल जाएगा। बाद में जो भी ऊपर चीज़ लिखा हुआ है आप इसे पढ़ लोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
एक तो वो है जबकि एब्सेंस ऑफ इंड्यूजर है और एक है प्रेजेंस ऑफ इंड्यूजर, मतलब इसमें लैक्टोज नहीं है, इसमें लैक्टोज है। जैसे हमने जो इसमें लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट, सबसे पहले हम बात लेते हैं लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो आई से आपका बना रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर एमआरएनए को क्या किया गया कि जो इंड्यूजर प्रेजेंट है ना, वो उसने जाकर के रिप्रेशन आरएनए को बाइंड कर दिया। रिप्रेसर आरएनए को बाइंड करने के कारण वो यहीं पर बंध गया, वो यहीं पर रह गया, यहीं पर रह गया, जिसके कारण कि अब जो है वो कोड आसानी से आगे जा पा रहा है। तो अब यहाँ पे जो Z/A है, अब इससे जो भी इससे आरएनए बनेगा और इससे फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज आपका बन जाएगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाएगा। लेकिन यही अगर आपका एब्सेंट है तो रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा। रिप्रेसर एमआरएनए को किसी ने बाउंड नहीं किया, किसी ने भी बाइंड नहीं किया। बाइंड नहीं करने के कारण ये चला जाएगा ऑपरेटर के पास और ये रिप्रेसर ऑपरेटर को जाके बाइंड कर देगा। अगर ऑपरेटर बाइंड हो गया, अब यहाँ पर कुछ चीज़ हमने बांध दिया, तो अब जो इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जा पाएगा। अब इन्फॉर्मेशन आगे नहीं गया तो ये जो Z/A है ये ऐसे रुक जाएगा और इससे आगे चल करके कोई भी प्रोटीन जो है आपका नहीं बनेगा। तो यही होता है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूजर और इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूजर। ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद सेकंड है, हु परफॉर्म द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव, डिस्क्राइब द स्टेप फॉलोड इन दिस एक्सपेरिमेंट। कि ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किसने किया, ऐसे पूछेगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए है, इसकी खोज किसने की, या फिर हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट किया है। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आएगा, आपको यही लिखना है कि जेनेटिक डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है। उसे असली जो बताया था ना, वो हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंटल तरीके से बिल्कुल अच्छे से प्रूव कर दिया गया था। उन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम ऊपर देख लेंगे क्या चीज़ हमारा लिखा हुआ है। उन्होंने एक बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज मतलब कि ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया। उन्होंने बैक्टीरियोफेज को क्या किया, उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस और आपका रेडियो एक्टिव सल्फर। रेडियो एक्टिव सल्फर लिया और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया। फॉस्फोरस जो है आपका डीएनए में पाया जाता है, सल्फर आपका जो है कहाँ पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर। क्योंकि उस समय लग रहा था कि या तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए है, इसी के ऊपर बहस चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों को रेडियो एक्टिव कर दिया। रेडियो एक्टिव करने का मतलब है अब इसे पता कर पाएंगे कि ये कहाँ कहाँ किस तरह से मूव कर रहा है। तो इसमें तो आपका डीएनए जो था वो आपका क्या रेडियो एक्टिव हो गया, और इस वाले केस में जो प्रोटीन था वो आपका रेडियो एक्टिव हो गया। अब हमने उससे करवाया इन्फेक्शन बैक्टीरिया के ऊपर, एस्चेरिचिया कोलाई के ऊपर हमने उसे इन्फेक्शन करवाया, तो जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। उस समय तो पता नहीं था कि क्या जेनेटिक मटेरियल है, जो भी जेनेटिक मटेरियल था ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र करने वाने के बाद उसे करवाई गई ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब एक मशीन होती है, उस मशीन में जाकर के उसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स किया जाता है, घुमाया जाता है। घुमाने के कारण क्या हुआ कि इसके ऊपर जो भी वायरस लगे हुए थे, ये वायरस जो है यहाँ से हट गया, ये वायरस यहाँ से हट गया, बैक्टीरिया अलग हो गया, वायरस हमारा सेपरेट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने किया सेंट्रीफ्यूगेशन, हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। एक तरफ एक जार में हमने रख लिया कि जिसमें आपका जो डीएनए था रेडियो एक्टिव वो हमने बैक्टीरिया ले लिया, एक तरफ हमने वो बैक्टीरिया ले लिया जिसके अंदर कि आपका प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव हो रखा था। तो हमने देखा कि इस वाले बैक्टीरिया के अंदर तो हमें रेडियो एक्टिव मिला ही नहीं, लेकिन इस वाले बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव मिला। मतलब अगर हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया तो रेडियो एक्टिव मिला, और यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया था, तो यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिव नहीं मिला। लेकिन जो सुपरनेटेंट बचा हुआ था, जो कि और जो दूसरी चीज़ें बची हुई थी, तो यहाँ पे आपका रेडियो एक्टिव मिला और यहाँ पे रेडियो एक्टिव नहीं मिला। इससे हमने कह दिया कि डीएनए जहां हमने रेडियो एक्टिव किया और हमें डीएनए ही इसके अंदर मिला, तो यानी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि प्रोटीन। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि उन्होंने वायरस को अलग अलग मीडियम में ग्रो किया, रेडियो एक्टिव सल्फर में भी ग्रो किया, साथ ही रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में भी ग्रो किया। लेकिन प्रोटीन, बिकॉज डीएनए जो होता है उसमें फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन में सल्फर होता है, ऐसे ही वायरस को ग्रो करवाया गया रेडियो एक्टिव सल्फर में, जहाँ पे कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन बन गया और यहाँ पे उसमें क्या था, सल्फर था। तो रेडियो एक्टिव फेजेज जो है अलाउ कर दिया गया एस्चेरिचिया कोलाई को, वहाँ पे इन्फेक्शन करवाया गया। इन्फेक्शन करवाने के बाद अच्छे से उसे निकाला गया, बाद में पता चल गया कि डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन।
ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर भी बना दोगे, जब ये स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो 2 पेन का यूज़ कर लेना, एक ब्लैक और एक ब्लू, ताकि जो है अच्छे से टीचर को समझ में आ जाए। या फिर आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, तो आप 3 कलर भी इसमें यूज कर सकते हो। इसके बाद आपका जो है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेमी कंजर्वेटिव। कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन से आप लोग क्या समझते हैं, सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, और मेसेल्सन एंड स्टाल ने किस तरह से एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब है कि कोई भी डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये आगे चल करके 2 डीएनए बनाएगा और ये बिल्कुल सेमी कंजर्वेटिव होगा। जैसा डीएनए ये रहेगा ऐसे ही 2 डीएनए बनेंगे, बिल्कुल इक्वल बनेंगे। इन्होंने किस तरह से इसे एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया। मेसेल्सन एंड स्टाल ने एस्चेरिचिया कोलाई पर सेमी कंजर्वेटिव नेचर की डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, इस चीज़ को प्रूव किया। इन्होंने क्या किया, एस्चेरिचिया कोलाई को ग्रो करवाया 15NH4Cl में, वहाँ पे आपको हैवी डीएनए मिले। फिर उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, बाद में उसे ट्रांसफ़र करवाया गया 15N मीडियम से 14N मीडियम में, और वहाँ पे हमें इंटरमीडिएट डेंसिटी मिली। उससे हमें पता चल गया कि जो आने वाला जो जनरेशन है वो पूरा का पूरा सेमी कंजर्वेटिव है। अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ किस तरह से इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, डीएनए लिया, ये डीएनए है, मान लीजिए इस डीएनए को 15N में ग्रो करवाया, इस डीएनए को 15N में ग्रो करवाया, तो अब ये क्या हुआ, सारे के सारे हो गए 15N। ओके, सारे के सारे 15N हो गए। अब इस 15N वाले मीडियम से इन्होंने जो है डीएनए निकाला। डीएनए निकालने के बाद यहाँ से इसके बाद इसे डाल दिया गया किसके अंदर, आपके 14N वाले मीडियम में। यहाँ मैं बिल्कुल अच्छे से अगर बताऊँ तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, 1 मिनट, ये अब यहाँ से अच्छे से हम कलर भी हमसे चूज कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका था कि कौन सा, 15N वाला, ठीक है। 15N से निकाल के डाला गया किसके अंदर, 14N वाले मीडियम के अंदर। 14N वाले मीडियम के अंदर डाला तो इसके अंदर तो 14N वाला डीएनए था, और ये जो 15N वाला था ये जो है इसके अंदर इस तरह से आपका लग गया। तो यहाँ पे क्या था, उन्होंने डेंसिटी चेक करी, तो यहाँ पे देखा कि ये तो भाई इंटरमीडिएट डेंसिटी आ रही है, मतलब इसे क्या किया गया, टेस्ट ट्यूब में रखा गया। उन्होंने देखा कि इसका जो डेंसिटी है वो लगभग इंटरमीडिएट आ रहा है, और इसका जो डेंसिटी था वो बिल्कुल सबसे लोअर था, सबसे भारी था, और ये बीच का डेंसिटी था। इसके बाद फिर से इन्होंने एक और जनरेशन जब करवाया, एक और जनरेशन इसे आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे एक जो नीला वाला है, एक तो नीला वाला रहा, ये नीला वाला, और 2 लाल वाले, 2 कौन से, आपके लाल वाले। और इसके बाद 14N जो है आपका लाल वाला है, तो यहाँ पे भी आपका लाल आ गया, यहाँ भी लाल, यहाँ भी लाल और यहाँ भी लाल। इससे इन्हें पता चल गया कि 1 से जब 2 बन रहा है ना तो बिल्कुल इक्वली बन रहा है, कोई भी उलटफेर नहीं हो रहा है। इसी तरह से उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ये बिल्कुल सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और भी जितने चैप्टर्स के हैं उनको भी जा करके आप एक बार जरूर देख लीजिए, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस पढ़ते रहिए और आराम से आगे बढ़ते रहिए।